नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भुज में थे, एयरबेस पर थे, जवानों के बीच में थे। बशीर बद्र की एक गजल या यूं कहें शेर उन्होंने सुनाया। कागज का है लिबास, चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल के क्योंकि तुम नशे में हो। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज के दौरे पर पहुंचे तो एयरबेस में जवानों को उन्होंने संबोधित किया और यह भी कहा कि पाकिस्तान में स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर का नकाब पूरी तरह से उतर चुका है। अतः अगर इस स्थिति में वहां परमाणु हथियार रहते हैं तो इससे कभी इनकार नहीं किया जा सकता है कि भविष्य में वो आतंकवादी तत्वों के हाथों में चले जाएंगे। ये बात उन्होंने कही और साथ में सेना के शौर्य पर नमन करते हुए उन्होंने बात कही। अब इस सब के बीच एक एक करके झूठ का प्रोपेगेंडा सामने आता जा रहा है पाकिस्तान बेनकाब होता जा रहा है। आज हम आपको उस प्रोपेगेंडा के बारे में भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान में ही उनके मंत्री जब झूठ बोलते हैं तो वहां की मीडिया एक्सपोज कर देती है सब कुछ, कि क्यों इतना झूठ, क्यों इतना फर्जीवाड़ा फैलाया जा रहा है। लेकिन जरा आज जो शौर्य को नमन किया है, जब राजनाथ सिंह भुज पहुंचे हैं, उन्होंने जो अहम बातें कही, जरा पहले उन पर नजर डालते हैं। क्योंकि सबसे अहम बात जो लगातार आ रही है सामने कि ऑपरेशन सिंदूर पर देश को है गर्व। ये बात सेना के शौर्य को नमन करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामने लाकर रखी और साथ ही जवानों के बीच उन्होंने दूसरी बात कही कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो बात प्रधानमंत्री ने कही उसी बात को आगे बढ़ाया कि सिर्फ स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ। जो कुछ भी हुआ है, जब सही समय आएगा पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर आनी अभी बाकी है। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट ही काफी थे। जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं, सेना ने दुश्मनों को निपटा दिया। ये बात भी कही और खासकर भारतीय वायुसेना के वो 23 मिनट के बारे में उन्होंने कहा कि नाश्ता पानी, मतलब इतने कम समय में पाकिस्तान की सेना को मटियामेट कर दिया। जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं, सेना ने दुश्मनों को निपटाया। ये बात शौर्य को नमन करते हुए कही। सीमा के भीतर जाकर जो मिसाइल गिराई उसकी गूंज पूरी दुनिया ने सुनी और खासकर ब्रह्मोस मिसाइल के पाकिस्तान को रात के अंधेरे में ही दिन का उजाला दिखा दिया। ये बात भी राजनाथ सिंह ने कही। लेकिन अब हम आपको यह भी बताते हैं, आत्मनिर्भर भारत जिसकी लगातार बातचीत कर रही है, पूरी दुनिया जिसकी बात कर रही है, आकाश तीर का दुनिया में बड़ा डंका है और आकाश तीर भारत की एक स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली के तौर पर सामने आया है। यह प्रणाली एक एकीकृत वास्तविक समय की हवाई तस्वीर भी प्रदान करती है। हम आकाश तीर के बारे में आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर 8 ठिकानों सहित 13 जगहों पर सटीकता से प्रहार किया आकाश तीर ने और साथ ही पाकिस्तान बुरी तरह से विफल रहा जवाबी हमला करने में, जवाब देने में। और दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों ने आकाश तीर की तारीफ भी की है। तो यह भी एक अहम बात है जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं। 9 और 10 मई की मध्यरात्रि को आकाश तीर के माध्यम से एक बड़ा प्रहार किया गया था और आकाश तीर ने पाकिस्तान की ओर आने वाले सभी हवाई ड्रोन मिसाइलों को रोक दिया था। यह है वो आत्मनिर्भर भारत, नया भारत जिसकी बात की जा रही है। आकाश तीर ने भारत में सूक्ष्म यूएवी और अन्य हथियारों को भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश नहीं होने दिया था। तो यह भी खूबी है आकाश तीर की, जो कि एक पूर्णतः स्वदेशी उत्पाद है जो भारत की आत्मनिर्भर भारत शक्ति को प्रदर्शित करता है। तो आकाश तीर के बारे में इसकी तुलना में यानी आकाश तीर की पाकिस्तान की रक्षा प्रतिक्रिया विफल साबित हुई, जो हम लगातार बता रहे हैं। और साथ ही आकाश तीर ने वास्तविक समय में लक्ष्य अवरोधन को सफलतापूर्वक पूरा किया। तो यह बात आकाश तीर जिसका दुनिया में डंका बजा, ड्रोन युद्ध में भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आकाश तीर ने यह भी साबित किया कि भारत आतंकवाद को स्वनिर्मित हथियारों से ही अब पूरी तरह से करारा जवाब दे सकता है। यानी भारत को अब किसी और की जरूरत नहीं, अपने दम पर अपनी ताकत से भारत आगे बढ़ रहा है। तो दुनिया भर के विशेषज्ञ भी अब यही बात कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का वो प्रोपेगेंडा जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा जो फेल हो गया है, उसके झूठ का पर्दाफाश ऑपरेशन सिंदूर से मुंह की खाई है पाकिस्तान के कई झूठे दावों ने। एक एक कर बता रहे हैं। अब पाकिस्तान विदेश मंत्री इशाक डार ने भी फर्जी दावे किए थे
संसद में खड़े होकर उसकी भी पोल खुल गई है। कैसे खुली है वो भी बताते हैं। संसद में दिखाई AI जनरेटेड द टेलीग्राफ अखबार की एक कॉपी। मतलब हद इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अखबार के पहले पेज को ही पूरी तरह से ये कहने में पाकिस्तानी वायुसेना आसमान का राजा है, ये बात उन्होंने फर्जीवाड़ा करते हुए दिखाई। पाकिस्तानी मीडिया ने ही इशाक डार के इस झूठ का पर्दाफाश कर दिया। डॉन टीवी ने वहां पर दिखा दिया कि किस तरह ये झूठ था। पाकिस्तानी अखबार द डॉन ने इशाक डार के इस दावे को फर्जी बताया। ये भी कहा कि द टेलीग्राफ अखबार की 10 मई की मूल कॉपी उन्होंने पेश की और कंपैरिजन किया कि एक तरफ ये कॉपी है, दूसरी तरफ सच्ची कॉपी है, क्या सच है क्या झूठ है। तो ये खबर तो छपी ही नहीं थी, यानी पाकिस्तान की ऐसी कोई खबर छपी ही नहीं थी। इससे एक बार फिर से ये साबित हुआ कि पाकिस्तान दुनिया के सामने लगातार झूठ बोलता रहता है और बोलता रहा, और उसके बाद लगातार ये बात सामने आई। तो ये तमाम वो प्रोपेगेंडा थे पाकिस्तान के जो एक एक करके जिसके दावों की झूठ का पर्दाफाश हुआ है। चलिए अब जरा आपको हम पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो बड़ी और अहम बातें की थी वो दिखाते हैं, कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और उसके बाद खास मेहमानों का, विशेषज्ञों का पैनल हमारे साथ जुड़ने वाला है। लेकिन सबसे पहले जरा ये टीम ने जो पैकेज बनाया है उस पर नजर डालते हैं। मैं यहां साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। साथियों, कोई छोटी बात नहीं है कि हमारी एयरफोर्स की पहुंच पाकिस्तान के हर कोने तक है और यह बात पूरी तरह से साबित हो चुकी है। तो हमारी तीनों फोर्सेस की, लेकिन आज एयरबेस पर आए हूं इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। और आज स्थिति यह है कि भारत के फाइटर प्लेन बिना सरहद पार किए ही यहीं से उनके हर कोने तक सीधा प्रहार करने में पूरी तरह से सक्षम है। और पूरी दुनिया ने देख लिया है कि कैसे आपने पाकिस्तान की धरती पर मौजूद आतंकवाद के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। बाद में की गई कार्रवाई में उनके अनेक एयरबेस भी तबाह कर दिए। लश्कर-ए-तोयबा और जैश-ए-मोहम्मद के बुरुज के और बहावलपुर स्थित टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की, लेकिन निश्चित रूप से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्या यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा? मैं दुनिया के लोगों के सामने यह सवाल रखना चाहता हूं। इसलिए मैं मानता हूं कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। भारत यही चाहेगा कि IMF पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर वह पुनर्विचार करे और आगे भी किसी भी तरह की सहायता देने से IMF परहेज करे। हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक, और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। आतंक प्रहार अब न्यू नॉर्मल है, ये न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल है। अब हमने साफ कर दिया है कि हमारी संप्रभुता को यदि कोई नुकसान पहुंचाएगा तो अब प्रहार भी झेलेगा। आतंकवाद का हम लाउडर और स्ट्रांगर जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो पिक्चर अभी बाकी है और आकाश तीर का डंका लगातार बज रहा है, और साथ ही ये भी कह दिया कि अभी तो पाकिस्तान प्रोबेशन पर है।
अगली हरकत कोई भी ऐसी की जाएगी भारत के खिलाफ, निर्दोष नागरिकों के खिलाफ, तो सीधे तौर पर वही अंजाम होगा जो कभी सोचा नहीं होगा पाकिस्तान ने। और इसीलिए पाकिस्तान डरा हुआ है, सहमा हुआ है, कभी वार्ता की पेशकश कर रहा है तो कभी झूठ का प्रोपेगेंडा चलाने में लगा हुआ है। लेकिन लगातार पाकिस्तान के दिन इतने खराब आ गए हैं कि लगातार ना सिर्फ झूठ की पोल खुल रही है, बल्कि दुनिया के सामने उसका असली चेहरा भी अब सामने आ चुका है। तो पाकिस्तान के झूठ की पोल थोड़ी सी हम भी खोल देते हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया तो क्या कर रही है वो एक अलग बात है, लेकिन ये जवाब उन लोगों के लिए है जो लगातार कई बार सवाल खड़े करते हैं और पाकिस्तान के साथ खड़े होकर बात करने की कोशिश भी करते हैं। तो उन लोगों को भी ये तगड़ा जवाब मिल रहा है कि पाकिस्तान ने अब तक सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है, हर बात से इनकार किया है। अरे जो अपने नागरिकों को ही पहचानने से इनकार कर दे, जो अपने नागरिकों को ही लेने से इनकार कर दे अपनी सीमा में, उसका क्या भरोसा करना। जो अपने नागरिकों का नहीं हुआ, जिसने नागरिक विमानों को ढाल बनाया अपने बचाव के लिए, अपने झूठ को आगे फैलाने के लिए, क्या उसका विश्वास किया जा सकता है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं परिचय अपने खास मेहमानों का आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ 4 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज जी मौजूद हैं जो कि जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ एयर मार्शल रवि कपूर जी रिटायर्ड, वो भी मौजूद हैं। हमारे साथ मेजर जनरल ध्रुव सी कटोच जी, डायरेक्टर इंडिया फाउंडेशन, वो भी मौजूद हैं। और साथ ही हमारे साथ फॉर्मर इंडियन काउंसिल जनरल पाकिस्तान में प्रभु दयाल जी भी मौजूद है। आप सभी का बेहद ही स्वागत है। प्रभु दयाल जी, मैं शुरुआत आज आप ही से करना चाहूंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जो इतनी बातें कही, उनमें से ट्रेलर था, ये तो पिक्चर अभी बाकी है। सर, छन छन के खबरें अब लगातार खुलने लगी हैं कि पाकिस्तान की पोल क्या थी और उसने झूठ क्या बोला। अभी लग रहा है कुछ और पोल खुलनी बाकी है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान जो है वो झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है और अब एक एक करके उसकी झूठ की पोल खुल रही है। देखिए, मेरे विचार में तो उसका नाम ही बदल देना चाहिए। वे पाकिस्तान से हटा के सिर्फ उसका नाम रख दीजिए झूठिस्तान, क्योंकि वही नाम डिजर्व करता है। इसके अलावा आपने कहा कि भाई पाकिस्तान की कितनी फेक खबरें हैं, एक के बाद एक वो खबरें साबित हो रही कि फेक है। और नेशनल असेंबली में जो उन्होंने एक द टेलीग्राफ की पेशकश की कि ये उनका टेलीग्राफ ने पेज 1 पे कैरी किया, वो भी साबित हुआ कि झूठ है। और ये फेक न्यूज है, तो भाई अगर आप ये चाहें तो उनका नाम फिर फेकिस्तान ही कर दीजिए, क्योंकि झूठिस्तान और फेकिस्तान ही इस मुल्क पे सही बैठते हैं और वो अपने लोगों को गुमराह करता है। देखिए, दूसरे देशों में तो झूठ प्रचार करता ही है, साथ ही साथ अपने लोगों को कितना भ्रमण करता है उनका और कितना झूठ प्रचार करके उनको गुमराह करता है। लेकिन ये बड़ी पुरानी कहावत है, यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कांट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल द टाइम। एक एक करके पाकिस्तान की जो झूठ हरकतें, जो उन्होंने झूठ बोले हैं, वो सामने आ रहे हैं और उनकी अपनी जनता का विश्वास पाकिस्तान की सरकार से हटता जा रहा है। और देखिए, पाकिस्तान की जो नीयत है और उसकी जो नीति है, उसमें कोई बदलाव की उम्मीद हमें नहीं रखनी चाहिए। इसलिए ये हमारे मंत्रियों ने सही कहा है कि अभी जो आपने देखा ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि अगर उनकी नीयत ही नहीं बदल रही है, उनकी नीति ही नहीं बदलेगी, तो हमको ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई करते रहने होंगे। पाकिस्तान को कई कड़े सबक सिखाने होंगे। पाकिस्तान जो है, आप देखिएगा धीरे धीरे करके तितर बितर होगा। वो कहते हैं कि वी विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, लेकिन आप देखिएगा असलियत में क्या होगा कि हमारे वार से और पाकिस्तान में खुद जो इंसर्जेंसीज चल रही हैं, इन सब से पाकिस्तान का खुद ब्रेकअप होगा। और जो आज वहां पर सत्ता में है, पंजाबी जो लोग हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं आर्मी को, एस्टैब्लिशमेंट को, उनसे अलग हो जाएंगे बलूची, पश्तून और सिंधीज, और आप देखेंगे कि पाकिस्तान की असलियत जो है वो उसी पे आ जाएगी। बिल्कुल सर, आपने तो एक नया नाम ही दे दिया। अभी तक तो आतंकिस्तान बोल रहे थे हम पाकिस्तान को, सभी बोल रहे थे क्योंकि आतंक का रहनुमा बना हुआ था वो, लेकिन अब झूठिस्तान एक और नाम आपने आज इजाद कर दिया पाकिस्तान के लिए। तो मेजर जनरल ध्रुव कटोच जी, यही बात हम लगातार कर रहे हैं, झूठ का पुलिंदा, और यहाँ वहाँ इधर उधर नहीं, मतलब
हमारी संसद लोकतंत्र में अगर हम संसद में कोई भी हमारे सांसद कुछ भी डॉक्यूमेंट रखते हैं या कोई बयान देते हैं तो उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। लेकिन वहां पर तो खुलेआम संसद में खड़े होकर उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं, कोई लेकिन पूछने वाला नहीं है। उनके सांसद झूठ बोल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये मतलब किस तरह का झूठिस्तान है ये? धन्यवाद रमा जी, रीमा जी। जी। देखिए, जो एम्बेसडर दयाल ने बताया, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन मैं एक दो चीजें और इसमें जोड़ना चाहता हूं। जो पाकिस्तान की सेना है उनको मालूम है सच क्या हुआ है, तो वो सच उन्होंने अपने पॉलिटिशियन से क्यों छुपाया, और वही अपने पॉलिटिशियन को फेक न्यूज दे रहे हैं जो जाके अपने सांसद में बता रहे हैं। अभी ये तो फिर हद ही हो गई है। इसका मतलब है कि उनके सांसद में जो कमांड, जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए पॉलिटिशियंस और मिलिट्री के बीच में, वो बिल्कुल जीरो हो गया है, समाप्त है, या हो सकता है शुरू से था ही नहीं। अगर आप भारत का मिसाल लें तो हमारे प्रधानमंत्री तमाम मिलिट्री लीडर्स के साथ बार बार घंटों भर मिलते रहे, और जो भी जमीन की स्थिति थी उसका उसका उसकी उनकी ब्रीफिंग होती रही और अपडेट होते रहे। यहाँ पर तो मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री है अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को जो खबरें दे रही है वो बिल्कुल झूठी है। और दुख की ये बात है कि ये उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप इसको मान रही है। अब जैसे झूठ का पल रहा वो टेलीग्राफ का अगर उसी प्रकार का फेक न्यूज, एक फेक न्यूज़पेपर ही वहां पर आपने रख दिया, तो मैं समझता हूँ ये तो इससे ज्यादा कोई फेक हो नहीं सकता है। अभी जाके क्रेडिबिलिटी की जो बात होती है, पाकिस्तान की जनता के बीच में अपने हुकूमत के ऊपर जो क्रेडिबिलिटी होना चाहिए, मुझे लगता है वो क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे टूट रही है। मैं मानता हूं अपने लोगों का मोराल रखने के लिए कुछ चीजें छुपाई जाती हैं, लेकिन इस प्रकार का झूठ कभी नहीं होता है कि आप दूसरे के न्यूज़पेपर्स को लेके उस पर फॉल्स प्रिंटिंग करके वही उसको आप आगे दिखाएं अपने लोगों को कि देखिए बाहर के देश क्या बोल रहे हैं और असली खबर क्या है। तो मैं समझता हूँ इस समय पर पाकिस्तान की हालत बहुत गंभीर है, और गंभीर होने वाली है जी। क्योंकि जैसे कई ट्वीट्स भी आ गए हैं, और रक्षा मंत्री ने भी ये कहा है। अभी तो पिक्चर बाकी है, अब फिलहाल तो ट्रेलर हुआ है। तो मैं समझता हूँ जो सिंदूर अभी तक हुआ है इसको आप ये कह सकते हैं सिंदूर 1.0, आगे चलेंगे सिंदूर 2.0, सिंदूर 3.0, और ये चलते रहेंगे। और जब तक चलेंगे जब तक पाकिस्तान अपने घुटने पर आके माफी ना मांगे। ये तो सर इसलिए भी चलेगा क्योंकि पता नहीं कितने 0.0 करने पड़ेंगे हमें, क्योंकि पाकिस्तान तो अपनी हरकतों से बाज आएगा नहीं। और इसीलिए प्रोफेसर संजय भारद्वाज ये जो बात कर रहे हैं, हमारे दोनों विशिष्ट अतिथि दोनों ने ही एक बात कही कि झूठिस्तान तो पाकिस्तान है। लेकिन सबसे बड़ा झूठ, चलिए पेपर दिखाया, पेपर को एक पेज ही उसका गायब करके अलग तरीके से बना दिया, वो भी उनके मिनिस्टर ने बनाया, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने बनाया। लेकिन अभी तक तो पाकिस्तान ये भी नहीं मानता था कि आतंकवाद भी उसकी धरती से चलता है, आतंकवादी वहीं रहते हैं। जितनी बार भी हमने सबूत दिए, डॉजियर दिए, दुनिया ने दिखाया, मतलब ओसामा बिन लादेन भी वहां रहता था, इस बात को भी उसने एक्सेप्ट नहीं किया था। वो तो जब मारा गया तब पता लगा कि देखिए सच्चाई क्या थी। तो झूठ 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 झूठ। नहीं रीमा जी, बिल्कुल सहमत हूँ दोनों पैनलिस्ट से। और इसको आप आतंकिस्तान कह दीजिए या झूठिस्तान कह दीजिए, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि ये पलटुस्तान भी है, ये पलटता भी है। अभी इनके जो रक्षा मंत्री थे कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि 3 दशक तक हमारी धरती को और हमको आतंकवाद के लिए इस्तेमाल किया, और उन्होंने इंडिकेट किया वेस्टर्न पावर्स की तरफ, यूके की तरफ इंडिकेट किया। बिलावल भुट्टो भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे थे कि हम आतंकवाद का यहाँ पे हमारी फैक्ट्री है और हम आतंकवाद को बढ़ाते हैं। देखिए, ये बात मान के चलिए कि पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ है ना, वो फ्लॉड है। शुरू से ही जनता को गुमराह करके पाकिस्तान का निर्माण किया, और जो लोग यहाँ से हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए वो देखिए आज कितना बड़ा ठगा हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हम किस देश में आ गए, हम कहाँ पे। ये तो एक तो भुखमरी का देश है, अभी 125 में से 109वां स्थान है दुनिया में भुखमरी में जो पाकिस्तान में है। तो ये बात मान के चलिए। और ये भी देखिए कि 1946 का चुनाव जब हुआ था तब भी मुस्लिम लीग को वहां पे कोई किसी का मैंडेट नहीं मिला था, किसी भी प्रदेश में मुस्लिम लीग
को बहुमत नहीं मिला था, तो फ्लॉड तो कॉन्सेप्ट पहले से ही है, पहली बात। दूसरी बात देखिए कि पाकिस्तान एक डिसफंक्शनल स्टेट है, ये बात हमको मानना पड़ेगा कि ये ही नहीं पता कि पाकिस्तान को हकीकत में चलाता कौन है, कि ये आतंकी चलाते हैं जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, जो बने हुए हैं, या ये सेना चलरी का चलाता है, ये अभी तक पता नहीं है। और यही बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने साफ साफ कहा कि जो वहां का जो न्यूक्लियर उनका अपना एस्टेब्लिशमेंट है, उसके लिए आईएईए को निगरानी करना चाहिए, क्योंकि यही नहीं पता कि वहां का जो रिमोट है न्यूक्लियर को वो डीप स्टेट के पास है कि आतंकियों के पास में, कि हाफिज शरीफ बैठा हुआ है, कि पॉलिटिशियंस है, कि आर्मी है, कि कौन इसको चला रहा है। तो निश्चित रूप से एक ये पाकिस्तान अपने आप में बहुत ही डिसफंक्शनल है और बहुत चिंता का विषय है। तीसरी बात ये बात लेकिन एक सेकंड, आपने जो बात कही, मैं जरा एयर मार्शल रवि कपूर जी से उसी पर रिएक्शन लेना चाहती हूँ। ये बात तो एयर मार्शल रवि कपूर जी, ये तो लगभग क्लियर ही है कि कौन चलाता है पाकिस्तान को। सब लोगों को भ्रम है कि सेना चलाती है पाकिस्तान को, लेकिन आतंकी चलाते हैं। अगर वहां पर सेना प्रमुख ये बयान दे रहे थे पहले भी कि हम तो जिहादी हैं, हमारे सैनिक नहीं बल्कि वो जिहादी हैं, तो उन्होंने आतंकवादियों की तरफ इशारा किया। आतंकवादी मारे जाते हैं तो उनको मुआवजा किस तरह ज्यादा से ज्यादा मिले, इसके लिए वहां की सेना लगी हुई है, इसके लिए काम हो रहे हैं। तो रिमोट का बटन वो तो आतंकियों के हाथ में है सर, ये तो दिखाई दे ही गया ना। ये कहना कि रिमोट का बटन आतंकियों के हाथ में मेरे हिसाब से शायद सही नहीं होगा, लेकिन जरूर उनके जो डीप स्टेट है, जो उनकी आर्मी है, उनके हाथ में। अगर देखें आप 1947 से अभी तक ज्यादातर कंट्रोल पाकिस्तान आर्मी का रहा है। और जब भी सिविलियन गवर्नमेंट भी आई है, कोई भी सिविलियन गवर्नमेंट आई है, पॉलिटिकल पार्टी आई हो पावर में, वो भी आर्मी के ही सपोर्ट पे आई है। दूसरी बात, जो हम न्यूक्लियर अम्ब्रेला की बात करते हैं, न्यूक्लियर बटन की बात करते हैं, वो न्यूक्लियर बटन उन्होंने एक बड़ा प्रोपेगेंडा की तरह यूज करना शुरू करा था जब उन्होंने कहा था, जब उन्होंने टेररिस्ट एक्टिविटी शुरू करी 1989 1990 से, जब से टेररिस्ट एक्टिविटी शुरू हुई है, वो भी टाइम था जब उनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आ रही थी। और उसी को यूज करते हुए उन्होंने बोला कि अब हम भारत को ब्लीड कर सकते हैं बिना किसी कन्वेंशनल वॉर। लेकिन इस बार जो ये हुआ है, इस बार जो प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है, 3 जो शर्तें उन्होंने रखी हैं, उससे बाजी एकदम पलट गई है। अभी तक पाकिस्तान कहता था कि भाई हमारी रेड लाइन है, अगर आपने ये रेड लाइन क्रॉस करी तो हम न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हैं। लेकिन आज भारत ने ये कह दिया कि भाई अगर ये 3 रेड लाइन आपने क्रॉस करी तो हम आपको कन्वेंशनली मारेंगे और घुस के मारेंगे। तो जो ये क्रेडिबिलिटी आई है भारत की पॉलिसी में, जो चेंज आया है, डॉक्ट्रिनल चेंज जिसको मैं बोलता हूँ, उसकी वजह से ये जो न्यूक्लियर ब्लफ जो पाकिस्तान का है वो तो खत्म सा ही हो गया। अब जो बात जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कही, रक्षा मंत्री ने कही, अब हमको ये बताना पड़ेगा दुनिया को एक बहुत ही मेथोडिकल मैनर में, और ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो जाएगी कि भाई ये देश जो एक बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल कंट्री है, इसके हाथ में न्यूक्लियर वेपन होना बिल्कुल जायज नहीं। बिल्कुल। तो ये एक कूटनीतिक प्रयास होना चाहिए भारत की तरफ से, जो बाकी प्रयास हो रहे हैं उनके साथ, जिससे कि जो आईएमएफ का प्रयास है और ये जो रक्षा मंत्री ने आज कहा, इसकी वजह से क्या होगा कि जो पाकिस्तान आर्मी के जो अपने आप को सबसे ज्यादा पावरफुल समझती है, उसकी पावर खत्म हो जानी चाहिए। और वो पावर तभी खत्म होगी, एक तो न्यूक्लियर चला जाएगा और उस देश की जो जनता है उसको ये समझ में आ जाएगा कि जो शोषण हो रहा है, उस देश में जो प्रॉब्लम है, उसमें उनकी कोई उनका कोई करना नहीं है, जो है वो पाकिस्तान आर्मी का है। और पॉलिटिशियंस जो बात हो रही थी बीच में, पॉलिटिशियंस बिल्कुल ही अलग रहते हैं। आर्मी कंट्रोल करती है, लेकिन आर्मी पॉलिटिशियंस को बिल्कुल इन्फॉर्म नहीं रखती है। इसीलिए हम उनको देखते हैं कि वो एकदम मतलब
बिना सर पैर के स्टेटमेंट्स देते हैं। ये जो पूरा उनके यहाँ का जो एक पूरा स्ट्रक्चर सा बन गया है इतने सालों से, उसकी वजह से ये सिचुएशन आ गई है। लेकिन जो ये नई डॉक्ट्रिन है हमारी, जो ये नया भारत का स्टैंड है, आई थिंक उसकी वजह से ये ऑपरेशन सिंदूर अब एक परमानेंट ऑपरेशन हो जाएगा, न्यू नॉर्मल है। सर इसी पर अब जरा बात करते हैं, नए भारत में क्या क्या अचीवमेंट है और जिसने टकराया है इस नए भारत से उसको क्या क्या नुकसान हुआ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के फौरन बाद लौटेंगे और अब नए भारत और आत्मनिर्भर भारत इन दोनों पर चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक। Nothing else refreshes me more than a good cup of Assam tea. It's a magical beverage. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। तो नए भारत के लिए ऑपरेशन सिंदूर अब न्यू नॉर्मल होगा। नया भारत आत्मनिर्भर भारत है और नया भारत सिर्फ डॉजियर नहीं देता बल्कि सबूतों के साथ घर में घुसकर मारता भी है। प्रभुदयाल जी, थोड़ी सी नए भारत पर बात करते हैं। हैशटैग चल रहा है बॉयकॉट तुर्की और बॉयकॉट अजरबैजान। ये दो देश जो कि एक तरीके से कट्टरपंथी इस्लामिक देशों के साथ मिलकर के काम करते हैं, भले ही उनके जो बुरे वक्त में भारत कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा हो, लेकिन जब बारी समर्थन देने की आई, साथ देने की आई, तो उन्होंने साथ दिया पाकिस्तान का। भुगतना तो सर उनको भी पड़ेगा ना कुछ। जी बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। और देखिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि हम एक्शन और लेंगे न सिर्फ इन आतंकवादियों के खिलाफ बल्कि उनके खिलाफ भी जो उनके पीछे खड़े हैं, जो उनकी सहायता करते हैं। तो वो पाकिस्तान की सेना, वहां का जो डीप स्टेट है, वो तो करते ही है। इसके अलावा कुछ अन्य ऐसे फोर्सेस हैं जहां से टेररिज्म को सहायता मिलती है। और तुर्की और अजरबैजान ने तो साफ तौर पर पाकिस्तान को इस तरह से सहायता दी कि पाकिस्तान से जो आतंकवाद फैल रहा है भारत के खिलाफ, उसको सहायता होगी। पाकिस्तान को तुर्की ने ड्रोन दिए और उन ड्रोन से हमारे ऊपर एक के बाद एक अटैक होता रहा। अब हमने बड़ी सख्त एक फॉर्म अपनाया, अपनी पॉलिसी अपनाई है, और वो ये कि बॉयकॉट तुर्की, बॉयकॉट अजरबैजान। हमारे यहाँ से लाखों की तादाद में हर साल टूरिस्ट जाते हैं तुर्की और अजरबैजान। हाँ। और हमने टर्किश कंपनीज को बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ देते, जैसे सेलेबी कंपनी को जो बहुत सिक्योरिटी रिलेटेड एयरपोर्ट्स पे काम होता है, वो दिया। वो कभी देना ही नहीं चाहिए था ऐसे, क्योंकि सिक्योरिटी से तो कितना खतरा पहुंच सकता है अगर सेलेबी हमको नुकसान पहुंचाने पे तुले। तो देखिए, हमारी नीति में बहुत बदलाव हो रहा है, बहुत परिवर्तन हो रहा है। ये तो हमेशा से हम जानते हैं कि पाकिस्तान हमें नुकसान पहुंचाने की हर तरह से कोशिश करेगा। मैं जब पाकिस्तान में पोस्टेड था तो वहां पर ये कहा जाता था, जैसे मैंने पहले कहा, कि वी विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। और एक और बात तो कहते थे, 1 पाकिस्तानी सोल्जर इज इक्वल टू 10 इंडियन सोल्जर। अब उनकी नाक ऐसी कटी है कि वहां की जो आवाम है उसके सामने न सरकार न सेना अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रही। और वहां की जो आवाम है वो चाहती है कि एक डेमोक्रेसी हो, लेकिन पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी है नहीं। वहां पर पूरी हुकूमत डीप स्टेट के हाथ में है, और ये डीप स्टेट जो है ये भारत के खिलाफ एक तरह का कोवर्ट वॉरफेयर चलाती है। खुद नहीं लड़ना चाहती है क्योंकि वो जानती है कि उसको बहुत भारी नुकसान होगा। और ये उसने देख ही लिया जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और वहां से एक काउंटर अटैक को उन्होंने रिटेलिएट किया, तो हमने जिस तरह से रिटेलिएट किया उससे उनको कितना नुकसान हुआ। तो पाकिस्तान की सेना समझती है कि भारत उनसे कहीं ज्यादा तंदुरुस्त है, तो इसीलिए वो टेररिस्ट का इस्तेमाल करके हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये कोवर्ट वॉरफेयर है, ये खत्म नहीं होने वाला। देखिए, वो उनके सिस्टम में इतना कूट कूट के भरा हुआ है कि
पाकिस्तानी सेना जो है वो हमेशा टेररिस्ट को पालेगी, वहां पर टेररिस्ट कैंप्स बनेंगे, वहां फाइनेंसिंग होगी। और हैरत की बात यह है कि अमेरिका जैसे देश क्यों नहीं समझते ये बात को। देखिए, अब आईएमएफ से अभी जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो $1 बिलियन आईएमएफ ने अप्रूव किया। आईएमएफ में किस देश की चलती? अमेरिका। अमेरिका सबसे पावरफुल कंट्री है। आईएमएफ ने 20 लोन ऑलरेडी दिए हुए और उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। और ये लोन कहां गए? पाकिस्तान की जनता के हित में काम हुआ क्या? नहीं, ये पैसा जो पाकिस्तान को विदेशी सहायता के तौर पे मिलता है, ये सब टेररिज्म के लिए इस्तेमाल होता है। आर्मी खींच लेती है और आर्मी जो है इसको टेररिज्म के लिए इस्तेमाल करती है। तो हम अमेरिका से ये कहते रहे कि भाई आप ऐसा मत कीजिए, ये जो आईएमएफ से लोन सैंक्शन होगा ये गलत इसका इस्तेमाल होगा। लेकिन अमेरिका की भी कुछ पॉलिसीज हैं वो काफी हैरत पैदा करती हैं। वो क्यों ऐसी पॉलिसीज फॉलो करता है, कुछ सबके शक है इसके बारे में। अमेरिका चाहता है कि भारत का सिक्योरिटी एनवायरनमेंट अच्छा ना रहे। जियोपॉलिटिक्स है। अमेरिका और चाइना दोनों चाहते हैं कि पाकिस्तान से हमको नुकसान पहुंचता रहे। और अमेरिका को क्या फायदा होगा? अमेरिका हमको हथियार बेचेगा। अमेरिका का सबसे बड़ा इंटरेस्ट इंडिया में, मैं साफ तौर पे कह देता हूं, वो ये है कि वो हमें एक बड़े डिफेंस मार्केट के तौर पर देखता है। इंडिया वर्ल्ड का बिगेस्ट इंपोर्टर है डिफेंस का, अमेरिका बिगेस्ट एक्सपोर्टर है। वो ये सोचते हैं कि हमको वो डिफेंस इक्विपमेंट बेचे, और ये तभी मुमकिन है जब हमारा जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट अच्छा ना हो। तो इसमें बहुत गंदी पॉलिसीज इन्वॉल्व हैं, चाइना की, अमेरिका की, इन सब कंट्रीज की। पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हैं और हम इस बारे में सतर्क रहते और रहेंगे। सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही और इसीलिए मेजर जनरल कटोच में आपसे इसी बारे में, ये जो आईएमएफ फंडिंग की बात भी आज रक्षा मंत्री ने बोली है। अब सबको, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में आतंकी हैं, आतंकवाद की जड़ें सारी पाकिस्तान से होकर निकलती हैं। उनके जब हित सधते हैं दुनिया के दूसरे देशों के, तो वो पाकिस्तान से के साथ पैचअप भी कर लेते हैं और वहां जाकर घुसकर मार भी देते हैं आतंकियों को। तो ये तो बात है, ये फंडिंग की बात जो आज कही है कि आगे के लिए भी बंद होनी चाहिए ये फंडिंग, क्या लग रहा है आपको कि ये जो दुनिया का एक खेल है इसमें कहीं ना कहीं मोहरा बन रहा है पाकिस्तान? रीमा जी, बन नहीं रहा है, पहले से ही था। तो जहां तक पाकिस्तान जो था वो वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, खास करके अमेरिका के लिए, अमेरिका अपने जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को पाकिस्तान को इस्तेमाल करता था। और खास करके जब सोवियत यूनियन जो था वो अफगानिस्तान में घुस गया, तब जाके अब जो पाकिस्तान का जो रोल था वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि अमेरिका सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से बाहर निकालना चाहता था और वो सपोर्ट जो दे रहा था वो वाया पाकिस्तान जा रहा था। उसके बाद जब सोवियत यूनियन टूट गया तो पाकिस्तान का भी रोल खत्म हो गया और वो एक तरफ से साइडलाइन हो गए। लेकिन जब टेररिस्ट ने न्यूयॉर्क में बॉम्बिंग की, 9/11 की जो बॉम्बिंग हुई, तब फिर से उसका वो फ्रंटलाइन स्टेट के तौर पर पाकिस्तान आगे उठ पड़ा। मैं समझता हूँ अभी तक भी अगर आप किसी भी अमेरिकन एनालिस्ट को पूछते हैं, उनको वो बोलते हैं कि पाकिस्तान हमारे लिए जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो पाकिस्तान को डूबने नहीं देंगे। लेकिन मुझे लग रहा है वो हालत ये आ गई है, कितनी भी कोशिश करे अमेरिका करे या चीन करे, पाकिस्तान का डूबना निश्चित है, आप कोई नहीं रोक सकता है। कुछ चीजें होती हैं, बेशक बड़े देश अमेरिका जैसे जो पावरफुल देश हैं अपनी पूरी कोशिश करें, लेकिन जो अंदरूनी इनकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना तो उनमें भारत का हाथ है ना किसी और का हाथ है, ये इनका खुद का इंटरनल प्रॉब्लम है। उनकी इकोनॉमिक हालत बहुत खराब है, उनके इंटरनल सिक्योरिटी की हालत बहुत खराब है। लेकिन जैसे मैंने आपको पिछले शो में भी बताया था, सबसे खतरनाक सिचुएशन पाकिस्तान में ये है कि उनका पॉलिटिकल टर्मोइल जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो लीडर जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिले थे उसको उन्होंने पकड़ के जेल में रख दिया, और जो सरकार बनी है उसकी कोई लीगल मैंडेट नहीं है, वो आर्मी ने उनको जबरदस्ती करके ठोक दिया है। तो ये जनता जानती है। तो जो इंटरनल टर्मोइल है पाकिस्तान में,
ये ना तो अमेरिका ने किया, ना तो रूस ने किया, ना तो भारत ने किया, ये तो उन्होंने खुद का किया है। हाँ। इसको रोकने के लिए मुझे नहीं लगता है कोई भी दुनिया की ताकत इसको ठीक कर सकती है। पाकिस्तान का टूटना निश्चित है, वो होगा। और उनकी हालत जो है, $1 बिलियन मिले या $10 बिलियन मिले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ। उनकी जो हार है वो निश्चित है। रीमा जी, मैं जरा इसी बात पर एक बार प्रभु दयाल जी फिर आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि आप वहां पर इंडियन काउंसिल के जनरल रह चुके हैं, इसलिए आपको बहुत बारीकी से वहां की राजनीति और इन सब के बारे में पता है। आज जो बड़ा बयान सामने आया कि अब उनके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो भारत से बातचीत करना चाहते हैं। सर, ये क्या स्ट्रेटेजी है? एक तरफ आतंकवाद कर रहे हो, अब आप जब पहले आप दिखा रहे हो आपने बहुत ज्यादा हमला कर दिया, जश्न मना रहे हो, आपने एक एंथम भी बना लिया, अपना गाना भी बना लिया कि हमने क्या भारत के साथ किया है, सब कुछ झूठ, और अब आप वार्ता करना चाह रहे हो। देखिए, मैं एक छोटा सा करेक्शन देना चाहूंगा। मैं पाकिस्तान में कौंसिल जनरल नहीं था, मैं वहां तब 28 साल की उम्र में गया था, मैं कौंसिल था। ओके। और हमारे कौंसिल जनरल थे मिस्टर जी पातशाह थे जी। और हम देखते थे कि किस तरह से उनकी नस नस में भारत के लिए नफरत भरी थी। 71 वॉर वो हारे थे और इस बात को वो भूल नहीं पाते थे। तो एक दिन वहां के जो आर्मी के पीआरओ थे, ब्रिगेडियर सिद्दीकी, वो मुझसे कहते हैं कि कुछ साल बाद शायद उन्होंने कुछ पी हुई थी, थोड़ा नशे में थे क्या, वो कहते हैं कि आप कुछ साल बाद भारत का नक्शा ही नहीं पहचानेंगे। मतलब ये कि टूटेगा, पंजाब अलग हो जाएगा, वो तो हमेशा इस चक्कर में लगे रहते हैं। तो मैंने कहा कि ब्रिगेडियर साहब माफ कीजिएगा, अगर हमारे देश का नक्शा बदलेगा वो इसीलिए कि आपके यहाँ से सिंध जो है हमारे यहाँ के जुड़ जाएगा, क्योंकि सिंध में बड़ी इंसर्जेंसी। तब वो चुप हो गए, अलग चले गए। तो हमेशा से सोचते थे कि किस तरह से भारत को नुकसान पहुंचाया जाए। अब देखिए, क्या इस जो उनकी कोशिश है उसमें उनको दूसरों से सहायता मिली है? कई देशों से मिली है, हमारे खिलाफ कार्रवाई हुई है। चीन तो है ही, चीन पाकिस्तान को अपना सबसे जिगरी दोस्त मानता है। जैसा जनरल कटोच साहब बता रहे थे कि अमेरिका पाकिस्तान को फ्रंट लाइन स्टेटस का उसने दर्जा दिया हुआ है। और वो क्यों? क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट को परसू करते हैं। रशिया के खिलाफ जब लड़ रहे थे अमेरिकन, सोवियत के खिलाफ, तो पाकिस्तान का इस्तेमाल किया। लेकिन वो स्थिति तो बदल गई है। आज किस वजह से वो पाकिस्तान को पैसा दिला रहे हैं आईएमएफ से? देखिए, आईएमएफ का लोन, उसके पीछे चाहे जो कहा जाए कि ये वहां की इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए है और एनर्जी जो सोर्सेज है उनको अच्छा बनाने के लिए, असली बात यह है कि पैसा आर्मी खींच लेती है और आर्मी जो है उसको टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करती है। ये पूरे पैसे का जो पाकिस्तान को एड में मिलता है उसका मिसयूज होता है। हमने बहुत समझाया, अमेरिका क्यों नहीं समझता? एक तरफ तो प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि भारत हमारा सबसे क्लोज है और प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपना कहते हैं ग्रेट फ्रेंड, फिर हमें क्यों नुकसान पहुंचाते हैं? लेकिन अब हम इतने सक्षम हैं, हमारे यहाँ डिफेंस का इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया है। हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिखाई दिया कि पाकिस्तान लाख कोशिश कर ले हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन उसको उल्टी मुंह की खानी पड़ेगी। तो हो सकता है ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी बदले, पाकिस्तान को समझ में आना लगे, लेकिन हमें पूरा कंट्रोल रखना चाहिए। जो इंसर्जेंसीज चल रही हैं बलूचिस्तान में और पश्तूनिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। देखिए, हम बहुत शरीफ रहे, हम इन मुल्कों के साथ शरीफों की तरह पेश आते हैं, लेकिन ये तो छटे हुए बदमाश हैं। टर्की में कुर्दिस्तान की जो वो इंसर्जेंसी है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान और पश्तून के, हमको इनकी पूरी तरह सहायता करनी चाहिए। हमारे रिश्ते अफगानिस्तान के साथ अच्छे हैं, उनको और अच्छे करने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पे प्रेशर वेस्टर्न फ्रंट से। ओके, प्रोफेसर भारद्वाज, यही फिर जियोपॉलिटिकल की बात आ जाती है। जो अभी सिनेरियो चल रहा है, कई सारे लोगों की पोल खुल रही है लगातार। तुर्की की पोल खुल गई, अजरबैजान की खुल गई, पाकिस्तान की लगातार खुली है, कुछ हद तक कुछ और बड़े देशों की भी पोलें खुल रही हैं। क्या देख रहे हैं अब आने वाले दिनों में, क्या ये सारी स्थिति बदलती हुई दिख रही है?
देखिए रीमा जी, दो बातें हैं सभी को। देखिए मैं कहता हूं पाकिस्तान के चार बड़े क्राइसिस आज के दिन चल रहे हैं। पहला इकोनॉमिक क्राइसिस, आप जानते हो जिस तरीके से कटोरा लेके दुनिया के सामने घूम रहा है। दूसरा सिक्योरिटी क्राइसिस है, जिस तरीके से तहरीक तालिबान, गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने साफ ही कहा कि पाकिस्तान को उसका आतंकवादी खा जाएगा। ये बात मान के चलिए कि जिस तरीके, और तीसरा जो क्राइसिस है वहाँ पे एनवायरमेंटल क्राइसिस, अभी जो हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं इंडस रिवर ट्रीटी पे, वो तीसरा क्राइसिस है। और चौथा है पॉलिटिकल क्राइसिस जो चल रहा है, कठोर साहब बात कर रहे थे। अब बात आती है कि पहले बांग्लादेश बना, फिर अब बलूच देश की बात हो रही है, थोड़े दिनों में सिंधु देश की बात होगी, बांग्लादेश के बाद में ये दो तीन देश और बनेंगे। अब बात आती है जियोपॉलिटिक्स बड़े स्तर पे, टर्की क्यों साथ में खड़ा है, अजरबैजान क्यों साथ में आ रहा है। बेसिकली ये एक अल्टरनेटिव डिस्कोर्स इस्लामिक वर्ल्ड में क्रिएट करना चाह रहा है। टर्की को इस्लामिक वर्ल्ड का एक नेता बनने का नया भभक लगा है। वो सऊदी अरबिया को बाईपास करके, सऊदी अरबिया को हटा के इस्लामिक वर्ल्ड का, और ये बात देखिए कि 2021 में एक समिट हुआ था, इस्लामिक समिट, उसमें टर्की, पाकिस्तान, मलेशिया, ये लीडिंग कंट्रीज थे जो, और ईरान, ये लीडिंग कंट्रीज थे जो इस समिट में पार्टिसिपेट किए कि सऊदी अरबिया के विरुद्ध एक नया अल्टरनेटिव डिस्कोर्स, और इसके पीछे जो ताकत है वो चाइना था। चाइना इसको मैन्युफैक्चर कर रहा था। तो ये बात मान के चलिए कि जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है पाकिस्तान का, एक तरफ ईरान है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है, और अरबियन सी है, वो चाइना को तो निश्चित रूप से अट्रैक्ट करता है ही है, अमेरिका को भी अट्रैक्ट करता है। और इसीलिए अमेरिका का ये दोगलापन सामने आता है आतंकवाद को लेके, कि उनको एक दिन पहले आईएमएफ से $1 बिलियन का बेल आउट कर देते हैं। तो अमेरिका का दोगलापन, उसका अपना इंटरेस्ट है, वो किसी देश का खास नहीं है, वो अपने इंटरेस्ट के साथ काम करता है। अब बात आती है कि जब चाइना की बात आती है, तो चाइना निश्चित रूप से पाकिस्तान के माध्यम से अपने इंटरेस्ट, जो अपने जो पॉलिटिकल एम्बिशंस है, उसको पूरा करना चाहता है। और वो चाहे गल्फ कंट्रीज हो, चाहे वो यूरेशियन कंट्रीज हो, वहां पे अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी कल्टीवेट कर रहा है। तो पाकिस्तान बहुत एक सेफ कॉन्स्टिट्यूएंसी हमेशा रहा है, जिसको कहते हैं। ठीक है, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है, मैं आती हूं आपके पास। मोस्ट अलाइड और वो पैम्पर कर रहे हैं टर्की और ओके ओके जी। एयर मार्शल रवि कपूर जी, बिल्कुल। ये जो हमने टाइटल दिया आज का, पिक्चर अभी बाकी है, ये तो ट्रेलर था, क्या संकेत लग रहे हैं इससे? क्योंकि देशवासियों की निगाहें अब लगी हैं इसी बात पर कि आखिर क्या होने वाला है। मेरे हिसाब से तो सारे फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट चलता रहेगा, और ये पाकिस्तान के ऊपर रहेगा कि वो कोई भी ऐसी हरकत ना करे जिससे कि एक और भी हार्श काइनेटिक एक्शन भारत ले। तो जिस तरह अगर आप देखेंगे कि 2019 में जब बालाकोट हुआ, उसके बाद करीब 4-5 साल वो शांत रहे, छोटे मोटे इंसिडेंट हो रहे थे, लेकिन इस बार जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि टेरर के अगेंस्ट, टेरर को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि एक हमारा टेरर अटैक एक के खिलाफ हो या 50 के खिलाफ हो या किसके खिलाफ। वो उन्होंने जो एम्बिग्विटी डाली है अपने स्टेटमेंट, वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है कि उन्हें ये पता नहीं अब कि भाई अगर कोई भी टेरर अटैक होता है तो उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से जो मैं देखता हूं कि जो उन्होंने स्लीपर सेल्स वगैरह जो भारत में उनके होंगे, उसको एक्टिव करने में वो ज्यादा अपनी एनर्जी लगाएंगे। और अभी फिलहाल थोड़े समय के लिए, क्योंकि जिस तरह से उनके पूरे टेरर हेडक्वार्टर्स पूरे नष्ट कर दिए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो गया है, और उनकी जो लीडरशिप है उसको एकदम अलग अलग जगह पर कर दिया गया है, तो अभी उनके पास ये कोई एक कोहेरेंट स्ट्रेटजी नहीं रही। तो ये अभी उनको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि भारत को अब हमेशा तैयार रहना चाहिए। कुछ कैपेबिलिटीज हों, कुछ बेसेस हों, कुछ फोर्सेस हों, जो हमेशा तैयार रहना चाहिए। जैसे हमने 22 अप्रैल के बाद 7 मई को रिस्पांस किया था, अगली बार रिस्पांस कुछ घंटों में होना चाहिए। कुछ घंटों में होना चाहिए सर। थोड़ा सा याद आ जाती है फिर पुरानी भी कई चीज़ों के बारे में कि मेजर जनरल कटोच किस तरह से पहले का भारत
कितने दिन में जवाब देता था, सबूत देता रहता था, डॉजियर देता रहता था, कसाब के सबूत दिए हमने, और उसके बाद पाकिस्तान ने कह दिया कि नहीं 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 कुछ नहीं, हम जानते ही नहीं इसको, और उसके बाद तमाम सबूत देने पड़े। लेकिन यही है वो आज का नया भारत जिसकी एयर मार्शल कपूर बात कर रहे हैं कि ये अब कुछ घंटों में ही जवाब दे देगा, और दे रहा है। ये मेरे से पूछा जी सर। हाँ देखिए, अभी 15 दिन लगाए हमने जवाब देने के लिए। मुझे लगता था ये मौका दिया था पाकिस्तान को कि देखिए अभी भी सुधर जाए, लेकिन वो सुधरा नहीं। अब जाके जो जवाब होंगे, ये जैसे एयर मार्शल साहब ने बताया, ये घंटों में होंगे। और जैसे ही कुछ हुआ, आप देखिए पाकिस्तानियों को पता नहीं लगेगा कि क्या उसको हिट किया है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये लैंड की हमारी तरफ से, एयरफोर्स या आर्मी की तरफ से हुए, ये ओशन की तरफ से भी आ सकता है। हमारी वेस्टर्न फ्लीट वहां पर पूरी तैनात पे है, एक एयरक्राफ्ट कैरियर और पूरे शिप्स के साथ वहां पर तैनात है। और कहीं से भी पाकिस्तान के ऊपर हम जो भी हम करना चाहते हैं, उनके टेररिस्ट बेसिस के ऊपर, उनके मिलिट्री के ऊपर हम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये चेतावनी है, आगे उनके ऊपर है। और अगर पाकिस्तान नहीं सुधरे तो मैंने एक बार तो पिछले कल में मैंने एक चीज बताई थी। मैंने कहा अगर इस कुत्ते की पूंछ को आप सीधा नहीं कर सकते हो तो पूंछ काटना पड़ेगी। और अभी हम देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे रक्षा मंत्री जी कहते हैं, पिक्चर अभी बाकी है। रीमा जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ 5 की पंचायत में जुड़े, और इसीलिए ट्रेलर से ही जब इतना खौफजदा हो गया है पाकिस्तान, तो जब पूरी पिक्चर सामने आएगी तो आखिर उसका क्या हश्र होगा, यही तो वो सवाल है ना, जिसका जवाब हम देशवासियों ने दिया, भारतवासियों ने दिया, सरकार ने दिया, और आगे भी हमेशा इसी तरह से जो भी भारत की तरफ देखेगा उसको देते रहेंगे। 5 की पंचायत में आज इतना ही। सोमवार को फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।